प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में क्लास 3, 5, 8, 10 का एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी नेस होने जा रहा है, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, मैथ और साइंस। उसकी तैयारी के लिए आज हम पहला वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। लगातार हम आपके लिए वीडियो डालेंगे ताकि नेस के एग्ज़ाम में वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हेल्पफुल हो। तो जो क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न हैं, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगा और उनको आपको हल भी करवाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको सुनना है, ध्यान से देखना है, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। तो अब हम शुरू करते हैं नेस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज की पहली क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है उसमें है निर्देश लिखा हुआ, ऊपर देखो। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही है उस पर गोल घेरा जैसे ए पर बना रखा है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। भाग ए का इसका, बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, बीज के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक होती है, आपको पता है, तो मैं इसको गोल दायरा कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। दूसरा है दूसरा है पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरक का अवशोषण होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, इसको भी मैं गोल दायरा कर रहा हूँ। तीसरा है सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये यहाँ पर जो बात इसने लिखी है वो बिल्कुल गलत है। सिंचाई से मिट्टी का गठन जो है वो सुधर जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। चौथा है सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ह्यूमस प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? गले सड़े पदार्थों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो क्या सिंचाई से मिट्टी को मिलेंगे? तो ये भी यहाँ पर गलत है और ये भी यहाँ पर गलत है। तो पहला और दूसरा आपके सही है, ये बातें सही कह रखी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन में क्या है, यहाँ देखो पहली और दूसरी बात यहाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है इसका सही आंसर? 1 और 2 सही है, तो पहले का बी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से आपके सामने प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है फसल चक्रण। फसल चक्रण से पोषक तत्व बिल्कुल प्राप्त होते हैं। अगर फसल को हम एक निश्चित क्रम में बोएंगे, इस साल जैसे दालों वाली फसल बो दी, दाल बो दी, जैसे ग्वार बो दिया या मटर बो दी, अगले साल कोई दूसरी फसल बोएंगे, तो इस तरह से फसल चक्कर करेंगे तो पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। ये बिल्कुल सही है। हमें पूछना है, हमें बताना है किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो इससे तो होते हैं। दूसरा है खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, इससे भी प्राप्त होंगे, बिल्कुल प्राप्त होंगे। सी, कटाई करना। कटाई करना से क्या पोषक प्राप्त होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो गलत है। तो यही पूछा है इसने, सी। जैविक खाद का उपयोग तो चौथे से भी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका गलत है। तो इस प्रश्न में जो पूछा है वो इस ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो प्यारे बच्चों आप देखो, ये आपके सामने जो चित्र है वो किसका है? ये कल्टीवेटर लग रहा है मुझे तो। और कल्टीवेटर का जो कार्य है वो क्या होता है? जुताई करना। क्या होता है? जुताई करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही है। इस तरीके से आपके सामने किसी भी उपकरण का अगर चित्र दे दे, वो पूछ ले किस कार्य में उपयोगी है, तो आपको इस तरीके से सोच करके बताना है। आगे है, बोजों ने
पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए। किस गमले में पौधे को ह्यूमस मिलेगा? किस गमले में पौधे को ह्यूमस मिलेगा? तो देखो, ए जो गमला है, ए के अंदर मिट्टी प्लस गोबर की खाद डाली है, दूसरा है मिट्टी प्लस यूरिया डाली है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ये गले सड़े पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। तो खाद में ही गले सड़े पदार्थ होते हैं। तो एक जो ए गमला है इससे प्राप्त होगा, तो ऑप्शन देखो, गमला ए, गमला ब, गमला ए और ब, गमला ए और ब दोनों। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर इसका सही है। गमले ए के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? ह्यूमस मिलने वाले। तो क्योंकि गोबर की खाद में क्या है? ह्यूमस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा आ जाएगा स्क्रीन पे। ये देखो, प्रश्न नंबर 5 में दोबारा से देखो, इसको पढ़ते हैं। पहला जो गमला है मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट डाले हुए हैं, दूसरा है उसमें मिट्टी प्लस पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े डाले हुए हैं। उपरोक्त चित्र में 2 गमले ए और ब दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गमला है इसमें आपके सामने यहाँ पर पादप अपशिष्ट है, तो ये तो गलेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पादप अपशिष्ट जो होते हैं वो गल जाते हैं, विगलित हो जाते हैं। पॉलीथीन नहीं होता, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा बै वाले में। तो यहाँ पर इसमें क्या है, गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया, गमले बै की सामग्री का अपघटन हो गया, तो ये तो गलत है। दोनों गमलों में अपघटन की प्रक्रिया समान रहती है, ये भी गलत है। दोनों गमलों की सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया, यानी विघटन हो गया है, ये गल जाते हैं। क्योंकि पादप अपशिष्ट है, ये गलेंगे तो क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा। तो यहाँ पर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? देखो, दोबारा से देखो, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है, कवक लग जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ए, बी पानी की उपस्थिति, सी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और डी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो पहले में यहाँ पर देखो, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति दे रखी है, पानी की उपस्थिति दे रखी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति सी में दे रखी है और डी में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति दे रखी है। तो फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति उत्तरदायी है। अगर सूर्य को प्रकाश नहीं मिलेगा, नम जगह पर कोई ब्रेड या डबल रोटी रखी हुई है, तो उस पर जल्दी फफूंद आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ए को हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, हमारा पेन काम नहीं कर रहा, ये ए वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवें में क्या है? सातवें में है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो प्यारे बच्चों, इस चित्र में चित्र ए जो है वो फलीदार पौधा है, उस पर फलियां लगी हुई, कैसा है? फलीदार पौधा है। चित्र ब जो है वो प्याज का है, और स गन्ना है, और द एक वृक्ष है। तो आपको पता ही है, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथियां होती है, गांठें होती है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो आप चित्र को देखते ही समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फलीदार पौधे आपको देखना है। आगे है, वो जो अपने घर जाना चाहता है उसके सामने 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है चिकनी मिट्टी का, दूसरा रास्ता है घिसा संगमरमर का, तीसरा रास्ता है
गिट्टी का और चौथा रास्ता है बर्फ़ का। तो कौन सा रास्ता वो चुनेगा? चिकनी मिट्टी का है तो चिकनी मिट्टी में फिसल कर गिर जाएगा, और रास्ता 2 अगर चुनेगा तो वो भी संगमरमर घिसा हुआ है, चिकना है, वो भी गिर जाएगा। रास्ता 3 गिट्टी का है, यहाँ पर घर्षण ज़्यादा है तो यहाँ गिरने की संभावना कम है। चौथा बर्फ़ का है, बर्फ़ का चुनेगा क्यों, वो भी चिकना होगा, उस पर भी गिर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। तो आपको इस तरह से अनुमान लगाना है और बताना है। आगे नेक्स्ट, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों को कॉलम बी में दिए गए उनकी खोजों से मिलान कीजिए। खोजों से आपको उसकी मिलान करनी है। तो जो लुई पास्चर जो है उसने किण्वन क्रिया की खोज की थी, तो इसके सामने यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 3। ठीक है। रॉबर्ट कोच जो है उसने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी, तो ये तो सही लिखा हुआ है सामने। एडवर्ड जेनर जो है उसने चेचक के टीके की खोज की थी, तो बिल्कुल चौथा आ जाएगा इसके सामने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसने पेनिसिलिन की, तो 1 नंबर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, A3, B2 और C4, D। तो तीसरा ऑप्शन है इसमें C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से जवाब देना है। तो समझे आप, इधर इनके खोजकर्ता के नाम दिए थे, आपने इनके सामने लिख लिए, और फिर सी ऑप्शन में इस तरीके से आपको मिले, A का 3, B का 2, C का 4, D का 3, D का 3 नहीं 1, सॉरी, ये मैंने ब्रैकेट लगाई थी, D का 1। तो C इसका सही है। आगे देखते हैं। ब्रेल पद्धति चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन इस पद्धति के आविष्कारक हैं। जो इस पद्धति के आविष्कारक आपको पता ही है, जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं उसको पढ़ाने के लिए क्या कौन सी लिपि इस्तेमाल की जाती है? ब्रेल लिपि इस्तेमाल की जाती है। और ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक कह सकते हैं या इसके बारे में बताने वाले लुई ब्रेल थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ये हो जाएगा लुई ब्रेल। तो याद रखोगे लुई ब्रेल। आगे है, चित्र में कागज के 2 कप पहले में पानी है, दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखते हैं। पहले में पानी है, दूसरा खाली है। पहला जो है वो जलता नहीं है और दूसरा जो है वो जल जाता है। पहले में पानी डाला हुआ है, पानी गर्म हो जाता है। दूसरा कप आग पकड़ देता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी आग नहीं पकड़ता बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए हैं। कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। तो ये दोनों ही बातें सही है। कागज को जो हम ऊष्मा देते हैं वो चालन द्वारा किस में चली जाती है? पानी में चली जाती है, जिससे पानी गर्म होता है। और जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचाता, यानी वो ऊष्मा पानी को दे देता है तो कागज जो जलना चाहिए जिस ज्वलन ताप पे वहाँ तक उसका नहीं पहुँच पाता, तो वो नहीं जलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही है। ए और ब दोनों सत्य हैं। आगे, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? तो देखो, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ और मेरे में जो ध्वनि पैदा होती है वो एक तनित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? हारमोनियम हूँ या सितार हूँ या बांसुरी हूँ या तबला हूँ? तो प्यारे बच्चों, तनित झिल्ली किस में होती है? यहाँ जो दिए गए उसमें हारमोनियम में तार होता है, सितार में तार होता है, बांसुरी में वायु स्तंभ होता है। तो डी ऑप्शन जो तबला है इसमें तनित झिल्ली होती है, जैसे ढोलक में होती है ना, ढोलक में, उस तरीके से। तो यहाँ पर 12वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। पहली बेंच पर बैठा हुआ
पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? तो देखो, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है। जब अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है? तो प्यारे बच्चों, अगर दूर की वस्तु यानी उसको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही और पास की वस्तुएं जब दिखाई नहीं देती तो उल्टा होता है। पास वाली दिखाई देती हैं, इसमें क्या होता है, उसके पास पास की दृष्टि नहीं है, दूर की है। तो दूर की दृष्टि जो है ना, उससे उल्टा नाम दिया जाता है रोग का। अगर पास की दृष्टि होती, वैसे देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष होता, लेकिन क्या है, उसके पास जो दृष्टि है वो पास की अगर नहीं है तो वो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा? यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बी। अगर दूर का दिखाई नहीं देता तो उसके जो दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है यहाँ पर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर पास की दृष्टि नहीं है तो दूर दृष्टि दोष है, अगर दूर की दृष्टि नहीं है तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, याद रख लोगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर टेरिकोट, नायलॉन, टेरीवूल, कपास। तो देखो, टेरिकोट एक संश्लेषित रेशा है, हमारी त्वचा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नायलॉन भी एक संश्लेषित रेशा, ये भी अच्छा नहीं है। टेरीवूल ये भी एक संश्लेषित रेशा, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं। कपास देखो एक प्राकृतिक रेशा है और प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो हमारी त्वचा के लिए अच्छे होते हैं। तो 14वें का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे है 15वें में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? उल्टा का मतलब उत्क्रमित किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन, लकड़ी का जलना, जंग का लगना। अब देखो यहाँ पर बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गई तो पिघलने के बाद उसको फ्रीजर में रखकर वापस बर्फ बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। भोजन का पचना, भोजन अगर एक बार पच गया क्या वापस उससे भोजन बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। लकड़ी का जलना, यहाँ पर लकड़ी अगर जल गई क्या वापस उससे वैसी लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो यहाँ पर सी भी गलत है। जंग का लगना, यहाँ भी नया पदार्थ बन गया। तो बी सी डी ये तो अनुत्क्रमित परिवर्तन है, रासायनिक है। और यहाँ पर ए जो है वो उत्क्रमित है, भौतिक परिवर्तन है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे प्रश्न नंबर 16, दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न भिन्न चित्र ए एवं ब में देखता है। तो देखो, एक में सीधी पाइप से देख रहा है और दूसरी मुड़ी हुई पाइप से देख रहा है। तो इससे देखो, अगर सीधी पाइप से वो अगर देख रहा है तो मोमबत्ती की लो जो होती है, ज्वाला जो होती है, उसको दिखाई दे रही है। और मुड़ी हुई पाइप से अगर देखता है तो उसको दिखाई नहीं दे रही है। किस स्थिति में आंख से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो ए में। ए कौन से में है? केवल ए चित्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये कौन से का आंसर था? 16वें का ए। अब देखते हैं हम आगे 17वां। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस 3 घंटे, तो चाल क्या होगी? चाल बराबर प्यारे बच्चों होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो हम निकाल लेंगे। तो 90/3 तो 30 पर कट जाएगा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 17वें का सी। अब देखते हैं नेक्स्ट। बूझो 4 समान प्रखलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी प्रखनली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। प्रखनली ए को बाह्य क्षेत्र में रखता है, प्रखनली ब को मध्य क्षेत्र में रखता है, प्रखनली स को आंतरिक क्षेत्र में रखता है, प्रखनली द को मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच रखता है। किस प्रखनली में पानी सबसे पहले उबलेगा? किस प्रखनली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ, मोमबत्ती का जो बाह्य क्षेत्र होता है वो देखो सबसे गर्म भाग लिखा हुआ है, चित्र में लिखा हुआ है। सबसे गर्म भाग जो होता है उसका बाह्य क्षेत्र होता है।
तो सीधी सी बात है, पर्सनली ए जो है उसका पानी जल्दी गर्म होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और सबसे जो कम गर्म है वो आंतरिक। इसके बाद में पहली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रखा गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसे ऊष्मा महसूस हुई, यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? तो प्यारे बच्चों, ये जो संवेदन जो होता है हमारे शरीर में उद्दीपन के प्रति, एक किस्म से जैसे मोमबत्ती को छुआ तो मोमबत्ती क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। तो हमारे शरीर में ये जो काम है वो हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है, और तंत्रिका तंत्र बना हुआ है तंत्रिक कोशिकाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस द्वारा किया जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो वो इस तरीके से बनी होती है, यहाँ पर उससे ऐसे प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये लंबी, ये इसका यहाँ केंद्रक होता है, तो इनके द्वारा किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 20 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो देखिए, निम्न में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है? तो प्यारे बच्चों, तापीय प्रभाव क्या होता है? अगर किसी चालक तार में से विद्युत धारा बहेगी तो प्यारे बच्चों उस तार का कुछ प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, यानी वो उस तार में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, जिसके कारण से तार गर्म होता है। उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इस तापीय प्रभाव पर कौन सा उपकरण हमारा यहाँ पर, कौन सा जो घर में हम काम में लेते हैं वो यहाँ काम करता है? तो देखो, विद्युत इस्त्री, विद्युत लेपन, विद्युत सेर, विद्युत घंटी। तो यहाँ पर आप जो विद्युत इस्त्री घर में प्रयोग करते हो वो गर्म होती है ना नीचे से, तो विद्युत धारा के वो तापीय प्रभाव पर काम करती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज की पहली नेक्स्ट क्लास के 20 क्वेश्चन। इस तरीके से हम रोजाना 20 क्वेश्चन यानी प्रश्न करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने साथियों को शेयर करना न भूलें, ताकि आप नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम जो होने जा रहा है नेशनल